kids for class 9th. ओके, जो बच्चे 8 से 9th में गए हैं, आज उनके साइंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने टर्म्स पर डिस्कस किया था। जैसे साइंस शुरू होते ही तुम लोग को बताए थे फोर्स से ही पर ही सारा खेल है। और फोर्स का खोज किसने किया? न्यूटन साहब ने। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने खोजा कि फोर्स क्या है, पुश और पुल। तो सबसे पहले फोर्स किसका खोजा था? पृथ्वी का। लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी उसने बताए थे। ग्रेविटी एक फोर्स है। अर्थ पर ग्रेविटी अलग है, पहाड़ पर अलग है, चंद्रमा पर अलग है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी है। और फोर्स से ही वेलोसिटी होता है, उस दिन बात किए थे। फोर्स से ही एक्सेलरेशन होता है, फोर्स से ही ब्रेक लगता है, फोर्स से ही मोमेंटम होता है। मोमेंटम बोलते क्या बोलते हैं? एम इंटू वी। फोर्स एम इंटू ए। क्लियर? जितना एक्सेलरेशन बढ़ेगा मतलब फोर्स बढ़ा रहा है। क्लियर? तो न्यूटन साहब ने इस फोर्स को लेके एक और बात डिस्कस, रेस्ट, इनर्शिया डिस्कस हुआ था। चलो, तो फोर्स लेके न्यूटन साहब ने कुछ लॉ एस्टैब्लिश किया, नियम बनाया फोर्स को लेके। तो उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोशन मतलब स्पीड, गति। ठीक है, तो इसको लेके इन्होंने 3 लॉज बनाया, 3 नियम बनाया। पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बात? इसमें उन्होंने देखो 2 बात कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, मतलब इनर्शिया में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो हिलना डुलना नहीं चाहता। एक बात क्या उन्होंने खोजा? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। क्लियर? कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक उस पर कोई, ये जैसे बॉडी है, ये रेस्ट में रहना चाहे, ऐसे अगर रहे तो जीवन भर इसी तरह रहेगा। ये कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर ना लगे। क्लियर? मतलब अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो ये ऐसे ही रहता। एक्सटर्नल फोर्स लगा तो ये गति में आ गया ना, मोशन में आ गया। ठीक, तो फर्स्ट हाफ क्या है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, समझ में आया ना बेटा? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स की जरूरत है। एक पार्ट समझे, फर्स्ट लॉ का पहला पार्ट है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक पार्ट हुआ। इसी तरह दूसरा पार्ट है बेटा इसी का कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगा। क्या पार्ट है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकने के लिए ना लगे। समझ में आया? तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो रेस्ट और मोशन में रहने के लिए या ना रहने देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स इज इम्पोर्टेंट। अगर मान लो एक पत्थर यहाँ रख के हम लोग चले जाएं और 50 साल बाद आए इस रूम में, तो पत्थर जस के तस रहेगा।
इसी गुण को खोजा। ये प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ का, प्रॉपर्टी है। हिल डुल तब तक नहीं करना चाहता है जब तक उस पर फोर्स ना लगे। अच्छा चलो, मान लो कि एक मोटरसाइकिल तुम्हारी खड़ी है, पापा जी आए, बैठे, तुम भी बैठ गए, गाड़ी नहीं चल रही है, तो पापा जी क्या करेंगे, उसके इंजन को स्टार्ट कर। इंजन उस दिन डिस्क्राइब किए थे, इंजन मशीन, ये पिछले लेक्चर में हो गया। इंजन स्टार्ट किए, ठीक है बेटा, और इंजन अब फोर्स आ गया, वो उस फोर्स में एक्सेलरेट किए। जब एक्सेलरेट किए तो मोशन में आ गया। तब नहीं तो पहले तक तो रेस्ट में मोटरसाइकिल था, अब मोशन में चले जा रहे हो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, इतने में एक भैंस आ जाती है रास्ता में। अगर मोटरसाइकिल थोड़ी रुकने वाला, मोटरसाइकिल तो अपना मोशन में जा रहा है, कब तक? अब पापा जी उस पर क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे जिसका क्या नाम है, ब्रेक फोर्स। वो एक्सेलरेशन को रोक देगा और तुम्हारी गाड़ी रुक जाएगी। तो देखिए, जब रेस्ट में था तो रेस्ट में रहता था, पापा जी स्टार्ट किए तब बढ़ा वो। अब मोशन में था, अब भैंस आ गया तो गाड़ी थोड़ी रुकती है, वो तो चले जाती, पापा जी उस पर ब्रेक लगाए। तो दोनों बात क्लियर, इस मोटरसाइकिल के चलने और रुकने से दोनों बात समझ में। तो फर्स्ट लॉ में 2 पार्ट है, क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक बात, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स रोकने के लिए ब्रेक ना लगे। क्लियर? समझ में आया? ठीक है बेटा। अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स पर करते हैं हम लोग, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स में देखो, एक बॉल है, ठीक है। बॉल मान लो कि फील्ड में पड़ा हुआ है, रेस्ट में है। अब तुम आए उस पर एक किक मारते हो, किक मारते हो मतलब बॉल पर फोर्स लगाते हो। अब वो रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया। वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, नहीं रुकेगा बेटा। कब रुकेगा? जब उस पर फोर्स लगे। अब फोर्स वो जाके थोड़ी देर रुकता है, जानती हो क्यों रुकता है? क्योंकि फील्ड में जैसे वो सतह से टकराते हुए जाते हैं ना, तो ये फील्ड का एक फोर्स लगता है उसको रोकने के लिए। घास का फोर्स होता है, हवा का फोर्स होता है, वो धीरे धीरे कुछ दूर जाके इस फोर्स के रुकावट से रुकता है। अगर मान लो हवा हटा दिया जाए, घास हटा दिया जाए, एकदम खाली कर जाए, तुम बॉल को मार दो तो रुकेगा नहीं। क्लियर? ये डेफिनेशन पूरा समझ में है? एक। दूसरा, अगर तुम दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, ठीक है, दौड़ते जा रहे हो, अचानक तुम्हारे रास्ता में एक पत्थर बड़ा सा है, तुम नहीं देखे हो, तो जब उसके पास पहुंचोगे तुम अपने से अपने को रोकना पड़ेगा, और नहीं रोकोगे तो उससे टकराओगे, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए थोड़ा पहले से तुमको रुकने का व्यवस्था करना पड़ता है, तो रुकते हो। 2 बार। अच्छा चलो, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, या बस में बैठे हो, तो बस में ज़्यादा अच्छा समझोगे। बस में बैठे हो, अपना आराम से बैठे हो, गाड़ी तुम्हारी जा रही है, ठीक है, अचानक गाड़ी रुक जाती है, मतलब ड्राइवर अंकल ब्रेक लगा देते हैं, तो क्या स्थिति होती है? देखते हो कि तुम्हारा ऊपर का पोर्शन जो है ना, ऐसे आगे की तरफ आता है। ये क्यों आता है? अब देखो इस चीज़ को समझो। बस में जा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी जो है, तुम रेस्ट में हो, बॉडी सीट से चिपका हुआ है ना, तो बस चल रहा है तो तुम चले जा रहे हो, और जब बस रुकती है तो तुम्हारा सीट से जो बॉडी चिपका हुआ ये रुक गया, और आगे का ऊपर का बॉडी का क्या है, वो तो स्पीड में है, इसीलिए झुक जाता है। समझ में आया? अच्छा, अचानक तुम बैठे हुए हैं, एक ही बार ड्राइवर ने बिना कुछ बोले तेजी से स्टार्ट करे तो तुम पीछे की तरफ धक्का खाते
क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है कुर्सी से चिपका है, मैंने जो उसके सीट से चिपका है वो तो आगे जाता है और ये पीछे। समझ में आया? तो यही फर्स्ट लॉ है। एक और एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग ट्रेन में चलते होगे ना, तो देखोगे कि पान वाला, वो मूंगफली वाला, ट्रेन खुल जाती है, मूंगफली देख के उतरता है, तो देखोगे उतरते धीरे धीरे थोड़ा दूर दौड़ता है वो। ठीक है? अब देखो वो करता क्यों है? ट्रेन में है, उसकी भी बॉडी स्पीड में जा रही है, अब वो थोड़ा सा उतरता है तो दौड़ता है कि उसी स्पीड में रहे, क्योंकि उसका बॉडी तो ट्रेन के स्पीड में है। अगर तुरंत पैर रखेगा तो धड़ाम से गिरेगा, इसीलिए वो थोड़ा दौड़ता है। किसी किसी को देखते हो ट्रेन से उतरता है और सीधे उतरता है तो गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी चल रही है और पैर जब जमीन पर पड़ेगा तो पैर तो पहले रुकेगा, बॉडी आगे गिरेगा। किसके कारण ये होता है? न्यूटन्स जी के खोज के हिसाब से कि अगर आप रेस्ट में हैं तो रेस्ट में रहेंगे और मोशन में है तो मोशन में रहेंगे। अगर मोशन में एक बार रेस्ट में आएंगे तुरंत तो आप गिर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया ना बेटा? यही है न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ। तो अपने तुम लोग अब वॉच करना कि कोई दौड़ता है, ट्रेन से उतरता कैसे दौड़ता है। फील्ड में भी देखते हो, अगर दौड़े हुए आ रहे हो, एक बैग रुकना है, रुक नहीं रुक पाते, थोड़ा दूर दौड़ते चले रहे। बॉल है, थोड़ा देर मारते हो तो थोड़ी दूर जाकर रुकता है, क्योंकि उसको घास का फोर्स उसको रोकता है। ठीक? समझ में आया? ये है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें एक चीज सिर्फ मैं बताता हूं। तुम्हें बताया था मोमेंटम, ठीक है? तो मोमेंटम क्या था? mv, m गुने v। अभी मान लो कि मोमेंटम फोर्स के वजह से अगर 10 तुम्हारा m है, 10 यूनिट हम लोग बाद में करेंगे, m है 10, v है 5, तो तुम्हारा मोमेंटम कितना हो गया? mv बराबर 10 गुने 5 50। ठीक है? अचानक ड्राइवर अंकल वेलोसिटी और बढ़ा देते हैं, m तो वही रहेगा 10, v तुम्हारा हो गया 10। अब मोमेंटम कितना हो गया तुम्हारा? 10 गुने 10 बराबर 100। मोमेंटम बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ गया ना? समझ में आया? तो ये जो मोमेंटम चेंज होगा, यही हम लोग सेकंड लॉ में देखेंगे। किस में देखेंगे? सेकंड लॉ में। ठीक है बेटा? अगर मान लो कि दोनों को घटाया जाए तो कितना होगा? m, इसको मान लो v1 मान ले, इसको v2, mv2 माइनस mv1 बराबर 100 माइनस 50। m दोनों में है ना, कॉमन कर दो, v2 माइनस v1। ठीक है? अब आगे इस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांगता है, मैथ है इसमें। सेकेंड लॉ को हम लोग सिर्फ यही जाने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेकेंड लॉ में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, इसी को पढ़ना है। समझ में आया? मान लो 1 सेकंड, अब रेट टाइम से होगा, उसको बाद में समझाएंगे, पहले खाली जाने को। सेकेंड लॉ में क्या पढ़ना है? चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ना है? चेंज ऑफ मोमेंटम, mv2 माइनस mv1। ठीक है? फर्स्ट लॉ में तुम जाने कि फोर्स करता क्या है, सेकेंड लॉ में जाने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इतना ही बात। ये थोड़ा सा सबसे थोड़ा टाइम लेगा हम लोग को, ये समझाएंगे एक अलग क्लास में तुमको। ये समझ में आएगा तो पूरा समझ में आएगा। तो पहला लॉ फोर्स के बारे में बताता है, दूसरा लॉ इसी फोर्स का कैलकुलेशन है। तो ये थोड़ा सा समझ लेगा, और थोड़ा सा खाली ये समझो कि सेकंड लॉ में क्या, मोमेंटम जो चेंज होता है उसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट लॉ में क्या देखें? अगर रेसिस्ट करता है, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में क्या देखोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। ये मैथ है, पूरा कैलकुलेशन। अब बचा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में देखो क्या है,
इनका है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ, तो वो आया, एक बॉक्सिंग मारा, तुम भी क्या करोगे, खड़ाक से उठ के एक बॉक्सिंग मार दो जनरली, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। वो मारा था तुम भी मारे, वो हंसा तो तुम भी हंसे, वो गाया तो तुम भी गाए। तो एक्शन का रिएक्शन होता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। थर्ड लॉ में क्या है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। क्लियर? तो इसमें चूंकि मैथ भी होगा तो इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा, दो वर्ड जोड़ना। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया इक्वल, बराबर और ऑपोजिट होगा, माने एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस 3 डेफिनेशन खाली आप जान जाइए। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में लॉ क्या है कि बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट until external force is applied on it, and a body is in motion until an external force is applied on it. ठीक है। सेकंड में बस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का हिसाब बनाना है सेकंड लॉ में, क्योंकि फोर्स कितना लग रहा है, कितना कम हो रहा है, सेकंड लॉ में उसका कैलकुलेशन क्वांटिटी से मतलब होगा। थर्ड में क्या होगा, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। ये 3 लॉज है। ये सबसे, जैसे हम लोग मैथ बनानेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे तो ये चैप्टर समझ में आएगा। वैसे है आसान, पूरा क्लियर होगा तीनों लॉज। आप इसको तीनों लॉज को अपने से लिखिएगा, अब समझ में। और पिछला बार जो जितना किए थे बना लिए, लिख लिए हो ना, मशीन, इक्विलिब्रियम, क्योंकि वही टर्म्स है बेटा, उसे करो। इसको इसके बाद वाले मीटिंग में हम लोग यूनिट को डिस्कस करेंगे कि किसका यूनिट कितना होता है। ये जब समझ में आएगा तब हम लोग ये वर्कआउट करेंगे न्यूटन्स पे। ठीक है बेटा।